नमस्कार। आज हम मुगल इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर नजर डालने वाले हैं जो सत्ता, रणनीति और पारिवारिक रिश्तों की शायद सबसे नाटकीय कहानियों में से एक है। बिल्कुल। मेरा मतलब है औरंगजेब का अपने पिता और भाइयों को हटाकर सिंहासन तक पहुंचना। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास औरंगजेब का सत्ता संघर्ष, पिता भाइयों का अंत, इस दस्तावेज के कुछ अंश हैं। आज का मकसद सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं, बल्कि ये समझना है कि औरंगजेब ने सिंहासन के लिए इतनी निर्ममता क्यों और कैसे दिखाई, उसकी रणनीतियां क्या थी। सही कहा। ये कहानी हमें सीधे 17वीं सदी के हिंदुस्तान में ले जाती है और जो स्रोत हैं वो एक शहजादी की तस्वीर पेश करते हैं जिसने ठान लिया था कि तख्त उसी का होगा, चाहे चाहे कीमत कुछ भी हो। मतलब सिर्फ तलवार का जोर नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिमाग का खेल था। सही वक्त पर सही चाल और जरूरत पड़ने पर रिश्तों को भी नजरअंदाज कर देना। स्रोत बताते हैं कि उसने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से एक एक करके अपने रास्ते के हर कांटे को निकाला। अच्छा, तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। शुरुआत होती है बादशाह शाहजहां से। दस्तावेज कहते हैं कि वो अपने सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह को वारिस बनाना चाहते थे। हाँ, दारा उनका चहेता बेटा माना जाता था, उदार विचारों वाला भी था। पर जाहिर है ये बात औरंगजेब और दूसरे भाइयों को मंजूर नहीं थी। यहीं से बिसात बिछनी शुरू हुई। हाँ, बिल्कुल यहीं से। देखिए, मुगल सल्तनत में उत्तराधिकार का कोई पक्का नियम तो था नहीं। वो तख्त या ताबूत वाली स्थिति थी, या तो सिंहासन मिलेगा या मौत। अच्छा, और शाहजहां के बेटे थे चारों महत्वाकांक्षी। कौन कौन थे वो? एक तो दारा शिको, जो पिता का पसंदीदा और दिल्ली के करीब था। दूसरा शाह शुजा, बंगाल का सूबेदार, अपनी ताकत थी उसकी। तीसरा औरंगजेब खुद, दक्कन का सूबेदार, अनुभवी कट्टर सुन्नी पहचान वाला। और चौथा? चौथा, सबसे छोटा, मुराद बख्श, गुजरात का सूबेदार था, बहादुर लेकिन शायद थोड़ा जल्दबाज। तो चारों की अपनी अपनी ताकत, अपनी कमजोरियां और दिल में बादशाह बनने की ख्वाहिश। टकराव तो होना ही था। मार पड़ गए गंभीर रूप से। क्या यही वो चिंगारी थी जिसने मतलब भाइयों की आपसी जलन को खुली जंग में बदल दिया, वो टर्निंग पॉइंट? निश्चित तौर पर। इतिहास में ऐसा अक्सर होता है। शासक की बीमारी या मौत की अफवाह फैलते ही दावेदार सक्रिय हो जाते हैं। शाहजहां की बीमारी ने सबको सिग्नल दे दिया कि सत्ता परिवर्तन का वक्त पास है। और औरंगजेब, जो दक्कन में सालों से तैयार बैठा था, प्रशासन और लड़ाइयों का तजुर्बा, वो इसके लिए सबसे ज्यादा तैयार था शायद। तो उसने इसे मौके की तरह देखा मतलब? बिल्कुल। उसने इंतजार नहीं किया, उसने फौरन योजना बनानी शुरू कर दी, कदम उठाने शुरू कर दिए। सोचा होगा अभी नहीं तो कभी नहीं। तो पिता की सेहत की चिंता नहीं, शाही हुक्म का इंतजार नहीं, सीधे एक्शन। दस्तावेज बताता है कि उसने सेना तैयार की और आगरा दिल्ली की तरफ बढ़ चला। ये तो सीधे सीधे बगावत हुई। हाँ, एक तरह से बगावत ही थी। इसे सही कैसे ठहराया होगा उसने? और शाहजहां का क्या हुआ? उनका क्या अंजाम हुआ? उनका अंजाम वाकई दुखद रहा। औरंगजेब ने पहले दारा शिकोह को सामूगढ़ की लड़ाई में हराया, फिर आगरा पर कब्जा कर लिया। और फिर उसने अपने पिता मुगल बादशाह शाहजहां को आगरा के किले में नजरबंद कर दिया। अपने ही पिता को? हाँ, विडंबना ये कि उसी किले से शाहजहां ताजमहल को देख सकते थे। उन्हें कुछ सहूलियतें तो मिली, लेकिन सारी राजनीतिक ताकत छीन ली गई। बाहरी दुनिया से कट गए वो। बाप रे, इसका रणनीतिक मतलब क्या था? मतलब बहुत बड़ा था। एक तो शाहजहां बेअसर हो गए, दूसरा दारा शिकोह को जो शाही समर्थन मिल सकता था उसकी जड़ी काट दी। शाहजहां अपनी मौत 1666 तक करीब 8 साल इसी कैद में रहे। तो ये थी पहली और सबसे बड़ी बाधा जो रास्ते से हटाई गई। बिल्कुल। पिता को कैद करने के बाद अब निशाना भाई थे। यहां से कहानी और खूनी होती जाती है। सबसे पहले दारा शिकोह, मुख्य प्रतिद्वंदी, शाहजहां की पसंद, उसे कैसे हटाया? दारा शिकोह वाकई सबसे बड़ी चुनौती था। पिता का समर्थन, राजधानी के पास उदारवादी सोच, कई अमीर उसके साथ थे। हाँ। औरंगजेब ने पूरी ताकत उसे कुचलने में लगा दी। 2 बड़ी लड़ाइयां हुई, सामूगढ़ और देवराई। सामूगढ़ की लड़ाई तो बहुत निर्णायक मानी जाती है। हाँ, मई 1658 में। उसी से आगरा दिल्ली के दरवाजे खुले औरंगजेब के लिए। फिर मार्च 1659 में देवराई की लड़ाई हुई। उसमें दारा की बची खुची उम्मीदें भी खत्म हो गईं। औरंगजेब की जीत सिर्फ सेना की वजह से थी या कुछ और भी था? शायद दोनों। बेहतर रणनीति, अनुशासन
और दारा की कुछ सामरिक गलतियां भी हो सकती हैं। स्रोत इसी तरफ इशारा करते हैं। लेकिन जैसा सत्ता की लड़ाइयों में होता है, सिर्फ जंग जीतना काफी नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। औरंगजेब जानता था कि जब तक दारा जिंदा है, वो एक खतरा है, एक प्रतीक है जिसके आसपास विरोधी जमा हो सकते हैं। तो हार के बाद जब दारा भागा, उसका पीछा किया गया, आखिरकार पकड़ लिया गया, और फिर मार दिया। सिर्फ मारा नहीं, उसकी हार का तमाशा बनाया गया। उसे मैली हालत में एक बीमार हाथी पर बिठाकर दिल्ली की सड़कों पर घुमाया गया, ताकि लोग देखें कि शाहजहां के चहेते का क्या हश्र हुआ। ये तो बहुत क्रूर था। हाँ, और इसके बाद एक और चाल चली औरंगजेब ने। वो क्या थी? उसने उलेमा मतलब इस्लामिक विद्वानों से फतवा हासिल किया। फतवा? किस बारे में? फतवे में दारा शिकोह को इस्लाम से भटका हुआ, काफिर और विधर्मी करार दिया गया। काफिर? किस बिना पर? शायद दारा के उदार सूफी विचारों और दूसरे धर्मों में उसकी रुचि की वजह से। इसी धार्मिक आरोप को आधार बनाकर अगस्त 1659 में उसका सिर कलम कर दिया गया। ओह, तो ये सिर्फ हत्या नहीं थी? नहीं, ये एक सोची समझी राजनीतिक कार्रवाई थी। धार्मिक जामा पहनाकर अपनी कार्रवाई को जायज ठहराया और दारा के समर्थकों को संदेश दिया कि उनका नेता धर्म से खारिज हो चुका है। समझ गया। धर्म को हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। खैर, एक भाई का ये हश्र हुआ। अब बंगाल के सूबेदार शाह शुजा का क्या? शाह शुजा ने भी बादशाहत का दावा किया था। वो पूरब से सेना लेकर बढ़ा था। उसकी टक्कर हुई औरंगजेब से? हाँ, जनवरी 1659 में इलाहाबाद के पास खजवा नाम की जगह पर शुजा बुरी तरह हारा। लड़ाई से भागकर अराकान चला गया, आज का म्यांमार, और वहां बाद में मारा गया। कुछ मानते हैं कि वो खजवा के लड़ाई के फौरन बाद ही मारा गया था। मतलब पक्का नहीं है। पक्का नहीं है, लेकिन नतीजा एक ही था। शुजा भी रास्ते से हट गया। और उसे दारा की तरह अपमानित नहीं किया गया? नहीं, शायद उसे उतना बड़ा खतरा नहीं माना गया होगा। अच्छा। और फिर आता है चौथा भाई, मुराद बख्श, गुजरात वाला। दस्तावेज कहता है कि वो तो शुरू में औरंगजेब के साथ था। हाँ, ये क्लासिक केस है सत्ता की राजनीति का। जरूरत पर दुश्मन के दुश्मन से दोस्ती, और जरूरत खत्म होने पर उसी दोस्त को रास्ते से हटा देना। तो ये गठबंधन कैसे बना और टूटा? मुराद बहादुर था, पर शायद औरंगजेब जितना शातिर नहीं। शुरू में जब दारा सबसे बड़ा खतरा था, औरंगजेब और मुराद ने हाथ मिला लिया। बाकायदा कुरान पर कस्में खाईं कि मिलकर लड़ेंगे, सल्तनत बांट लेंगे। सामूगढ़ की लड़ाई में मुराद ने बहादुरी से साथ भी दिया। लेकिन जैसे ही दारा हारा, औरंगजेब की स्थिति मजबूत हुई। अब उसे मुराद ही एक खतरा नजर आने लगा। तो फिर धोखा कैसे दिया? दस्तावेज क्या बताता है? स्रोत बताते हैं कि ये सोची समझी चाल थी। दारा के हार के कुछ समय बाद औरंगजेब ने मुराद को दावत पर बुलाया। माहौल शायद जश्न का था। वहीं पर उसे या तो शराब ज्यादा पिला दी या किसी बहाने से निहत्था करके गिरफ्तार कर लिया। अरे, मतलब सीधे सीधे विश्वासघात। हाँ बिल्कुल। उसे फौरन ग्वालियर के किले में कैद भेज दिया। और फिर खत्म कैसे किया? उसे भी दारा की तरह मारा? नहीं, यहाँ तरीका अलग था। कैद में रखने के कुछ समय बाद उस पर एक पुराना मुकदमा खोला गया। पुराना मुकदमा? कौन सा? आरोप लगा कि गुजरात का सूबेदार रहते हुए उसने दीवान अली नकी नाम के एक अधिकारी की हत्या करवाई थी। इसी आरोप में मुकदमा चला और काजी ने मौत की सजा सुना दी। अच्छा, तो कानूनी तरीके से? हाँ, दिसंबर 1661 में ग्वालियर के किले में ही उसे फांसी दे दी गई। ये दिलचस्प है कि कैसे अलग अलग भाइयों के लिए अलग अलग तरीके अपनाए। बिल्कुल। दारा के लिए धार्मिक आरोप, मुराद के लिए कानूनी बहाना, दिखाता है कि वो कितना हिसाब लगाकर चलने वाला था। लक्ष्य एक ही था, सिंहासन के रास्ते में कोई जिंदा ना बचे। तो अब तस्वीर पूरी तरह साफ है। पिता कैद में, बड़ा भाई दारा मारा गया, शुजा लड़ाई हार कर गायब है, मारा गया, और साथी भाई मुराद को धोखे से पकड़कर कानूनी तरीके से खत्म कर दिया गया। इसका नतीजा क्या हुआ? मैदान पूरी तरह साफ। हाँ बिल्कुल। अब कोई दावेदार नहीं बचा जो सीधी चुनौती दे सके। औरंगजेब ने दिखा दिया था कि वो सैन्य ताकत इस्तेमाल कर सकता है, शातिर राजनीतिक चालें चल सकता है। जैसे मुराद वाला मामला? हाँ, और वो अपने लक्ष्य के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, पिता को कैद करना हो या भाइयों को मरवाना। इन सब कदमों ने मिलकर सिंहासन पर उसका दावा निर्विवाद बना दिया। एक तरह से एक क्रूर मास्टर प्लान था जो सफल हुआ। और फिर जैसा दस्तावेज में लिखा है, जुलाई 1659 में औरंगजेब ने दिल्ली में अपना दूसरा ज्यादा भव्य राजाभिषेक करवाया। हाँ, आलमगीर का खिताब लिया, दुनिया को जीतने वाला। और फिर करीब आधी सदी 1707 तक हुकूमत की। वाकई एक बहुत लंबा शासनकाल, जिसकी बुनियाद
इतनी हिंसा और त्रासदी पर रखी गई थी। तो अगर हम इस पूरे चर्चा को समेटें, हमने देखा कि औरंगजेब ने मुगल सिंहासन तक पहुंचने के लिए कैसे योजनाबद्ध तरीके से अपने पिता और तीनों भाइयों को रास्ते से हटाया। हाँ, ये सिर्फ लड़ाइयों की कहानी नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव, धार्मिक हथकंडों, कानूनी दावपेच और विश्वासघात की भी कहानी है। सही कहा। ये एक मिसाल है कि कैसे सत्ता की महत्वाकांक्षा हर रिश्ते पर भारी पड़ सकती है। निश्चित रूप से। और ये स्रोत इस बात पर भी रोशनी डालते हैं कि उस दौर के उत्तराधिकार संघर्षों में क्रूरता को शायद एक जरूरी बुराई माना जाता था। जरूरी बुराई? हाँ, सिर्फ सैन्य जीत काफी नहीं थी, आपको अपने प्रतिद्वंदी को पूरी तरह खत्म करना होता था। मनोवैज्ञानिक रूप से भी दारा को काफिर कहना, सड़कों पर घुमाना, ये सब सत्ता को मजबूत करने और विरोधियों को डराने के प्रतीकात्मक तरीके थे। औरंगजेब ने सत्ता के लिए हर हथियार, ताकत, कूटनीति, धर्म, कानून का बड़ी कुशलता से इस्तेमाल किया। ये सब सुनकर वाकई लगता है कि सत्ता का नशा इंसान को कहाँ तक ले जा सकता है, सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल, और यहीं पर एक आखिरी सवाल शायद छोड़ा जा सकता है सोचने के लिए। हाँ। कि सत्ता तक पहुंचने का ये जो सफर था, इतना क्रूर, इतना रक्तरंजित, जिसमें अपना ही खून बहाया गया, इस सफर की याद ने, इसकी छाया ने खुद औरंगजेब के तकरीबन 50 साल लंबे शासनकाल को कैसे प्रभावित किया होगा? अच्छा सवाल है। क्या उसके बाद के फैसलों में, उसकी नीतियों में, साम्राज्य की दिशा में इस शुरुआती निर्ममता की कोई गूंज सुनाई देती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इतिहास से ज़्यादा इंसानी फितरत की गहराइयों में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।